career in Pakistan. This is your mentor Miss Nurul Huda. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इस वक्त HEC यूसेट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए। वो स्टूडेंट्स जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर पाकिस्तान से बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में, तो उनको यूसेट का टेस्ट पास करना होता है। तो हम उस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हम यूसेट टेस्ट के कंप्लीट सिलेबस को, उसके सैम्पल पेपर्स को और उसके तमाम इंपॉर्टेंट पोर्शंस को कवर कर चुके हैं और उसके पास पेपर्स, प्रैक्टिस मटेरियल, नोट्स वगैरह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो उस लीड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 को, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर भी है, जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा उलझा देता है। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। और आज की इस वीडियो में आप उस चैप्टर को बहुत ही इजीली कवर कर लेंगे और टू द पॉइंट चीज़ें यूसेट के हवाले से क्लियर कर लेंगे। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 8 है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है पर ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि इसमें काफ़ी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं और इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि स्टूडेंट्स को उलझा देती हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं किसे कवर करें किसे ना करें। और इसमें कुछ कैलकुलेशंस और फार्मूलाज वगैरह भी होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो हम इस चैप्टर को सुपरफिशियली लेकर चलेंगे, टू द पॉइंट चीज़ें करेंगे और आई होप कि इस वीडियो के एंड में आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको दोबारा से इस चैप्टर को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेम से ही जाहिर है हम लोग ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएं, यानी उसके जो रिएक्टेंट्स हैं वो दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएं, लेकिन वो प्रोडक्ट वापस दोबारा अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता हो, एबिलिटी रखता हो, तो उस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। और इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हैं, यानी उसके रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट वापस उसी रिएक्शन के थ्रू अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो इस तरह के रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। ये चीज़ें हम सबको पता है, ठीक है। बाकी ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, अगर आप चाहें तो इनको एक नज़र देख लें, अदरवाइज इसमें कोई भी चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप देखना चाहें तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, नो मैटर हाउ लॉन्ग द रिएक्शन इज अलाउड टू कंटिन्यू द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, ये बात मैटर नहीं करती कि रिएक्शन कितना लंबा चलता है, कितने लंबे टाइम के लिए चलता है, बस एक चीज़ का होना चाहिए जो परसेंटेज है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज की, यानी जो रिएक्टेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं उनके जो कंपोजिशन की परसेंटेज है वो हमारे पास कांस्टेंट रहनी चाहिए। अच्छा, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपने जस्ट उनकी डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद है हमारे पास स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आपने याद रखना है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बराबर। और इक्विलिब्रियम सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस के लिए होता है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शंस हों, जो कि फॉरवर्ड भी मूव करें और बैकवर्ड भी मूव कर सकें, उन रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम होता है। और वो रिएक्शंस जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उन रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता, ठीक। पर जो आपने मेन चीज देखनी है वो ये है, देयर इज नो फर्दर चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक। यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज अलाउड, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन अलाउ है टू कंटिन्यू फॉर अ कंसीडरेबल लॉन्ग टाइम without changing the conditions, there is no further change in composition of the reaction mixture. The reaction is said to have attained a state of chemical equilibrium. यानी आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जो कि मूव कर रहा था फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड के बाद वो रिएक्शन वापस दोबारा बैकवर्ड मूव कर रहा है, तो उसमें बेसिकली क्या है कि जितने रिएक्टेंट्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो कंपोजिशन है और उनकी जो क्वांटिटी है वो सेम हो जाए, वो इक्वल हो जाए, ठीक है, और उनमें और कोई फर्दर चेंज ना हो सके। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे कि वो रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम को अटेंड कर चुका है। ये मैं आपको दोबारा और इजी वर्डिंग्स में बता देती हूँ। अब आप देखें, आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उन दोनों की अमाउंट
जो है हमारे पास इक्वल हो जाए, ठीक, जितने ही हमारे पास रिएक्टेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट हैं, दोनों साइड रिएक्शन इक्वल हो जाए, रिएक्टेंट्स भी इक्वल हो, प्रोडक्ट्स भी इक्वल हो, ठीक। तो उस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुका है। लेकिन ये कब होगा? पहले कंप्लीट रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, फिर वो प्रोडक्ट जो है दोबारा वो कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट्स में, और उस टाइम पर जो रिएक्टेंट्स बनेंगे उनकी तादाद प्रोडक्ट्स की तादाद से मैच करनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगा कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। और उसके बाद क्या है? वंस दिस इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, एक दफा इक्विलिब्रियम कायम हो जाए, इट विल लास्ट फॉर एवर इफ अनडिस्टर्ब, अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ना किया जाए तो वो हमेशा के लिए रहता है, ठीक। उसके बाद ये ग्राफ है जो कि कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने ये याद रखना है कि रिएक्शन जो भी आपके पास होंगे इरिवर्सिबल, तो सबसे पहले क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा रैपिडली, और फिर बाद में वो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक। पहले रिएक्शन रैपिडली क्यों अकर होगा? ताकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड कर सके, ठीक। और जैसे जैसे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड करने के करीब होता जाएगा तो वो स्लो डाउन होता जाएगा। यहाँ से आपने जस्ट ये चीज़ कवर करनी है। और दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हैं, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस बिकम कांस्टेंट, जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ठीक, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, कोई ना कोई हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, हम इसी को देख लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमारे पास एक रिएक्टेंट है, और दूसरा क्या है? आयोडीन। ये दोनों हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से रिएक्ट कर रही हैं, और रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना रही है? हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि हमारा प्रोडक्ट है। तो बेसिकली इस रिएक्शन का, इसके कहने का मकसद ये है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पर जो कंसंट्रेशंस हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। यानी हमारे पास जितनी अमाउंट में हाइड्रोजन आयोडाइड है उतनी ही अमाउंट में हमारे पास हाइड्रोजन अलग से और आयोडीन अलग से होना चाहिए। यानी जितनी अमाउंट हमारे पास प्रोडक्ट की है उतनी ही अमाउंट हमारे पास रिएक्टेंट्स की होनी चाहिए, रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट की होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो 2 है तो हमारे पास जो है हाइड्रोजन को भी अलग से 2 होना चाहिए और हमारे पास आयोडीन को भी अलग से 2 होना चाहिए। तो हमें ये याद रखना है कि हमारे पास जितनी प्रोडक्ट की अमाउंट है उतनी ही हमारे पास रिएक्टेंट की अमाउंट होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद ये कुछ कंडीशंस है, इसमें आपने जस्ट ये याद रखना है कि जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा तब हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? एक ये कि ऑल रिएक्शन सीज एट इक्विलिब्रियम सो दैट द सिस्टम बिकम्स स्टेशनरी, यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों रिएक्शंस हमारे पास सीज हो जाएं, स्टॉप हो जाएं, और हमारे पास जो कंप्लीट सिस्टम है वो स्टेशनरी बन जाए, फिक्स बन जाए। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली एट एग्जैक्टली सेम रेट। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों की स्पीड सेम हो जाए, वो सेम स्पीड के साथ सेम रेट पर एक साथ जो है वो टेक्स प्लेस करें, एक साथ जो है वो दोनों एक साथ अकर हो रहे हों सेम स्पीड के साथ। यानी हमारे पास बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों एक ही टाइम पर एक ही स्पीड के साथ अकर हो रहे हों। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। तो हमारे पास जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंडीशन है इक्विलिब्रियम के ऊपर वो ये है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ रिएक्शन इट इज़ नोन एज स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी डायनामिक का मतलब क्या होता है? मूव करना। डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम के ऊपर बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों की स्पीड सेम होती है, वो सेम स्पीड के साथ एक साथ जो है टेक्स प्लेस कर रहे होते हैं, वो एक साथ अकर हो रहे होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसकी डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन आपने याद रखनी है, अक्सर पूछी जाती है और सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन क्या है? इट इज नोन एज द लॉ ऑफ मास एक्शन। इट स्टेट्स दैट द रेट at which the reaction proceed is directly proportional to the product of the active masses of the reactant, ठीक। अब देखें, ये सिंपल सी डेफिनेशन है लेकिन इसको कितना उलझाया हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस, यानी आपके पास जो है ए बी ये रिएक्टेंट है और सी डी एक प्रोडक्ट है, आप ऐसे समझ लें, ठीक है।
तो अब हमारे पास एक्टिव मासेस कौन से, रिएक्टेंट के, तो हमारे पास ये दोनों रिएक्टेंट के क्या है, एक्टिव मासेस हैं। क्यों एक्टिव हैं, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो मतलब उस रेट के जिस पर रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। सिंपल सी बात ये है कि आपके पास जो है, सिंपल सी बात ये है कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन के। यानी कि अगर आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा है तो आपके पास रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, रिएक्शन आपके पास क्या होगा, फास्ट होगा। सिंपल सी यही बात थी कि रिएक्टेंट्स जितने ज़्यादा होंगे रिएक्शन उतना फास्ट होगा, उतना जल्दी प्लेस होगा। क्यों, क्योंकि जो रिएक्शन की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि वो रिएक्टेंट्स जो कि रिएक्ट कर रहे हैं, एक्टिव हैं, उनके प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो कि रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने जस्ट ये डेफिनेशन याद रखनी है, चाहे तो इसे सेम रट्टा लगा लें या ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि जितने आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो रिएक्शन की स्पीड भी उतनी ही फास्ट होगी। आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये उन लोगों ने एक्टिव मासेस का भी आपको बताया हुआ है। द टर्म एक्टिव मास रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन इन मोल क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा इस पूरे पेज में कोई भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपने याद रखनी हो। आपने जस्ट ये याद रखना है कि KF जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, और KF प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कौन सी रिएक्शन का, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का। ठीक, उसके बाद आपके पास K और स्मॉल r जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है किसका, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का। ठीक, उसके बाद लास्ट में ये है द कांस्टेंट Kc इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये आपने याद रखना है, ये सिंबल भी आपने याद रखना है। द रिएक्शन Kc इज द रेशो ऑफ टू रेट कांस्टेंट्स। Kc हमारे पास क्या होता है, रेशो होता है दो रेट कांस्टेंट्स का। कन्वेंशनली व्हाइल राइटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द प्रोडक्ट आर रिटन एज न्यूमरेटर एंड रिएक्टेंट्स एज डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके हिसाब से बेसिकली क्या होता है कि जो रेट कांस्टेंट है ये हमारे पास रेशो होता है किसका, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये रेशो निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है वो बराबर किसके होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट को आप न्यूमरेटर में लिखते हैं और रिएक्टेंट्स को आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक, जस्ट ये चीज़ें ये आप अगर चाहें तो इस फार्मूला को याद रख लें, पर यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल कम आते हैं, चांसेस बहुत कम है। बट अगर हम टाइम आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए दे देते हैं और आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स दे देते हैं तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए। ठीक, उसके अलावा आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर एक डेफिनेशन है, hence the coefficient in the equation appear as exponent of the terms of concentration in the equilibrium constant expressions। अब चाहे तो इसे देख सकते हैं, इसमें बेसिकली वो क्या कह रहा है कि जो कोएफिशिएंट्स हैं किसी भी इक्वेशन में वो क्या होते हैं, अपीयर एज एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो इसमें बेसिकली वो ये समझाने की बात कर रहा है कि जो कोएफिशिएंट अपीयर्स हो रहे हैं ना इक्वेशन के ऊपर, जैसे कि D है, C है, A है, B है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन की टर्म्स के क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। आप चाहें तो इसे छोड़ दें क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और यहाँ से कभी MCQs नहीं आए। उसके बाद आप नीचे आ जाए, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे होते हैं आप इसे देखें। तो इसमें है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, रेशो होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी सिंपल सी बात ये है कि ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रेशो होता है हमारे पास, उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इफ द रिएक्शन हैज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज नो यूनिट। यानी आपके पास अगर रिएक्टेंट्स भी सेम है और प्रोडक्ट्स भी वो सेम है, उन दोनों का जो रेशो है वो बिल्कुल बराबर है, दोनों साइड्स पर जो है नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल है, तो हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई भी यूनिट नहीं होगा। जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स अनइक्वल होंगे
प्रोडक्ट की साइड पर भी और रिएक्टेंट की साइड पर भी, तब हमारे पास जो है रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन और प्रेशर उस वक्त जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स होंगी। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो आपने इसे भी जस्ट यही याद रखना है कि ये भी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। इसके अलावा इसमें कोई चीज नहीं है। एक जो मेन चीज है, ये प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड हेयर आर द सेम एज दोज डिस्कस्ड प्रीवियसली फॉर हैबर्स प्रोसेस। वही जो कि हैबर्स प्रोसेस के लिए हमने डिस्कस किया है वही यूज होता है। और इसमें हमारे पास जो है प्रेशर वो 1 एटमॉस्फेयर पर रखा जाता है, पर इसको भी कवर करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने ये नेम याद रखना है और ये याद रखना है कि प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड एप्लीकेशन है किसकी, केमिकल इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशन है और कौन सी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। ठीक, यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो भी हम बनाते हैं उसे यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो है किंग ऑफ द केमिकल्स। ये चीज आपने याद रखनी है और ये एमसीक्यूज पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स, वो केमिकल्स का किंग है। और किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को देखने के लिए क्या मेजर करते हैं, मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर्ड ईच ईयर। यानी किसी भी कंट्री की अगर हमें इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस देखनी है तो हम ये देखते हैं कि उस इंडस्ट्री ने कितनी अमाउंट जो है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपेयर की है हर साल में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इसमें ऐसी खास कोई भी चीज़ नहीं है, आपने जस्ट ये याद रखना है कि KW किसे शो कर रहा है, कांस्टेंट ऑफ वाटर। प्योर वाटर इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि जो हमारे पास प्योर वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, बट इट्स कंडक्टेंस इज मेजरेबल। लेकिन फिर भी हम वाटर की कंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं, पर ये एक गुड कंडक्टर नहीं होता। ये चीज़ आपने याद रखनी है। बाद नेक्स्ट जो है KW यानी कांस्टेंट जो है वाटर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और यहाँ पर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस आपने ये याद रखना है इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स इफेक्टिवली कांस्टेंट। बस वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है। अच्छा, ये जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो बस नीचे ये एक पॉइंट है। और अच्छा, तो आपने ये कैलकुलेशन और ये चीज़ें कवर नहीं करनी, पर आपने ये याद रखना है कि आउट ऑफ 55.5 मोल्स ऑफ प्योर वाटर इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर, यानी 1 क्यूबिक डेसीमीटर में 55.5 मोल्स ऑफ प्योर वाटर में से सिर्फ और सिर्फ कितने, 10 की पावर -7 मोल्स जो हैं वो डिसोसिएट होते हैं इनटू इट्स आयंस, यानी वाटर के आयंस में। तो आप ये कह सकते हैं कि वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन फिर भी उसकी कंडक्टेंस को मेजर किया जा सकता है और कुछ भी नहीं। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ये आपसे पूछी जाती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास पीएच एंड पीओएच। बेसिकली ये दोनों हमारे पास क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक, और दोनों ही स्केल्स हैं। पीएच मीटर एक अलग चीज़ होता है और पीओएच मीटर एक अलग चीज़ होता है, लेकिन ये दोनों ही पावर ऑफ हाइड्रोजन को मेजर करने के लिए यूज़ की जाते हैं। मोर हाइड्रोजन लेस पीएच, यानी किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन जितनी ज़्यादा होगी उसकी पीएच उतनी कम होगी। यहाँ पर जो चीज़ आपने कवर करनी है वो ये है कि पीएच और पीओएच जो है वो आर ऑब्रिविएशंस ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन रिस्पेक्टिवली। आप पीएच को ऐसे लिख सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H प्लस आयंस, किसका, H प्लस आयंस का। और अगर आप हाइड्रोक्साइड आयंस के लिए लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग OH नेगेटिव आयंस। ठीक, और यहाँ से आपने कुछ भी कवर नहीं करना। ये वैल्यूज आप सबको पता होंगी और होनी भी चाहिए और मोस्ट कॉमन है। अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 7 के बराबर है तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है किसी भी सॉल्यूशन की तो वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, बेसिक होगा। ये वैल्यूज आपको आनी चाहिए और यहाँ से कुछ भी याद नहीं करना। ठीक, यहाँ पीएच और पीओएच ये दोनों एक दूसरे का उलट हैं। दोनों हैं तो सेम स्केल्स और दोनों ही पावर ऑफ हाइड्रोजन को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, मगर हमारे पास क्या होता है कि पीएच स्केल में 0 से 6 तक लेकर एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है और 8 से लेकर 14 तक क्या होता है, बेसिक। और इसी चीज को उलट कर देते हैं पीओएच स्केल में। अगर पीओएच स्केल में किसी भी सॉल्यूशन की वैल्यू 14 से लेकर 8 है तो वो क्या होगी, एसिडिक होगी। और अगर यही वैल्यूज पीएच स्केल में किसी सॉल्यूशन की होंगी तो वो हमारे पास बेसिक होते हैं। अब जो हमारे पास एसिडिक की वैल्यू है, अगर पीओएच स्केल पे ये वैल्यू है तो वो क्या होगा, बेसिक होगा।
और जो हमारे पास बेसिक की वैल्यूज हैं 8 से लेकर 14 तक, अगर ये वैल्यू हमारे पास पीओएच स्केल पर किसी सॉल्यूशन की आ रही है तो वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ठीक, आपने जस्ट ये चीज याद रखनी और यहाँ से किसी भी चीज को कवर नहीं करना, कोई वैल्यू कुछ भी याद नहीं करना। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पीएच और पीओएच वैल्यूज दी हुई हैं, तो आप पीओएच वैल्यूज को बेशक ना करें, पीओएच वैल्यूज में से क्वेश्चंस नहीं आते, बट सम टाइम पीएच वैल्यूज में से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप चाहें तो इस टेबल को याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप इन सबके पीएच वैल्यूज को याद नहीं कर सकते तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को टिक कर दिया है, आपने उनकी पीएच लाजमी याद रखनी है। लेमन्स की पीएच क्या होती है, 2.3, तो ये एसिडिक होते हैं। विनेगर की पीएच 2.8 होती है, ये भी एसिडिक होते हैं। तो आपने लेमन की, विनेगर की, इनकी पीएच अच्छे से याद रखनी है। मिल्क की पीएच हमारे पास क्या होती है, 6.5 होती है, तो ये भी हमारे पास एसिडिक रेंज में आता है, बट ये वीक एसिड होता है। उसके अलावा रेन वाटर की पीएच ये हमारे पास 6.2 होती है, यानी रेन वाटर भी हमारे पास एसिडिक होता है लेकिन वीक एसिड होता है। प्योर वाटर की हमारे पास क्या होती है, 7.0, और प्योर वाटर जो है हमारे पास न्यूट्रल होता है। अगर हमारे पास रेन वाटर है तो वो हमारे पास हमेशा क्या होगा, एसिडिक होगा। उसके बाद आपने सी वाटर की पीएच मेयर करनी है, तो सी वाटर की पीएच हमारे पास 8.5 होती है, जो कि बेसिक रेंज में आता है। उसके अलावा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच वैल्यू हमारे पास 10.5 होती है। तो इन 4-5 चीज़ों को जिनको मैंने टिक किया है, इनकी पीएच वैल्यू आपने याद रखनी है। अब है हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो आपने ये याद रखना है के सिंबल है किसका, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स का। और अगर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस होगा तो हमारे पास के साथ स्मॉल बी लिखा हुआ होगा। ठीक है, इसमें आपने ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये डेफिनेशन करनी है। मैनी एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ज़्यादातर एसिड्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। and ionized to an extent which is much less than 100%. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, at the equilibrium stage the concentration of water is almost the same as the initial stage because it has been taken in large excess, यानी किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगी जितनी वो इनिशियल स्टेज पर थी। क्यों, क्योंकि वाटर को हम हमेशा लार्ज एक्सेस में ले रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ से कुछ भी नहीं करना। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस दोनों के हवाले से है, तो आपने जस्ट उस पॉइंट को अच्छे से करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने इस चीज़ को कवर कर लेना है कि अगर आपके पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए उसकी वैल्यू कम हो 10⁻³ से, तो एसिड आपके पास वीक एसिड होगा। और अगर आपके पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू 1 से लेकर 10⁻³ के दरमियान में हो तो वो मॉडरेटली स्ट्रांग होगा, यानी इंटरमीडिएट लेवल पर होगा, ना ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना ज़्यादा वीक होगा। लेकिन अगर आपके पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आपके पास एसिड है वो स्ट्रांग एसिड होगा। उसके बाद ये टेबल है, इसमें आपने और कुछ भी कवर नहीं करना, जस्ट ये एसिड्स के नेम्स देख लेने और ये देख लेना है कि ये एसिड स्ट्रांग एसिड है, वीक एसिड है, कौन से हैं। जैसे हमारे पास HCl है तो ये वेरी स्ट्रांग एसिड है, हमारे पास HNO3 है तो ये भी वेरी स्ट्रांग एसिड है। तो आपने जस्ट ये देखना है कि कौन कौन से एसिड्स स्ट्रांग हैं और कौन कौन से वीक एसिड्स हैं। उसके बाद है परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स, तो इसमें भी कैलकुलेशंस हैं, ये आपने नहीं करनी क्योंकि यहाँ से कभी भी MCQs नहीं आया और आपने किसी भी तरह की कैलकुलेशंस को यहाँ से कवर नहीं करना। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके यूसेट के टेस्ट में मोस्टली MCQs थ्योरेटिकल बेस होते हैं, कैलकुलेशन से नहीं आ रहे होते, तो आप अगर चाहें तो कैलकुलेशंस को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है, हैंस आउट ऑफ 1000 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड only 13 are dissociated into ions when 0.1 molar solution is prepared, यानी आपके पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, एसिटिक एसिड के, तो आपने जो है 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाया है एसिटिक एसिड का, उसमें सिर्फ और सिर्फ 13 मॉलिक्यूल से डिसोसिएट हुए हैं उनके आयंस में, बाकी नहीं हुए। तो आपने जस्ट यहाँ से लेकर इस पॉइंट को याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना। नीचे आ जाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस, बेसिस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट जिसे हम शो करते हैं K और स्मॉल b से। इसमें सिंपल सी बात यह है, अनलाइक स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक ब्रॉन्स्टेड बेसिस व्हिच आर प्रोटॉन एक्सेप्टर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये भी मॉलिक्यूल्स और आयंस की कंसिस्ट होती हैं। दे रिएक्ट विद वाटर, रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम इट एंड जनरेट OH नेगेटिव आयंस। टेक द एग्जाम्पल ऑफ NH3 एंड CO3
तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, यहाँ से ऐसा खास कुछ भी नहीं आता। यहाँ पर भी ये एक टेबल है, तो आपने जस्ट यहाँ से ये कर लेना है कि यहाँ से कौन सी बेस जो है स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सी बेस वीक बेस है। जस्ट ये चीज़ें याद रखनी है, बाकी ये डिसोसिएशन और केवी की वैल्यूज़ वगैरह आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस था, उसमें से जस्ट ये 2 लाइनें इंपॉर्टेंट हैं कि जितनी ज़्यादा हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू होगी, एसिड उतना ही वीक होगा। और सिमिलरली जितनी लार्जर हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस की वैल्यू होगी, बेस हमारे पास क्या होगा, उतना ही वीक बेस होगा। ठीक है। और अगर इफ द डिफरेंस ऑफ pKa वैल्यूज ऑफ 2 एसिड्स इज 1, अगर हमारे पास 2 एसिड्स हैं और उनमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की जो वैल्यू है उनका डिफरेंस आप ले रहे हैं और वो आपके पास 1 आ रहा है, तो आपके पास वो एसिड जिसकी स्मॉलर आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिड की वैल्यू होगी, यानी pKa वैल्यू स्मॉलर होगी, वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और जिसकी ज़्यादा होगी वो आपके पास क्या है, वीक एसिड होगा। उसके अलावा यहाँ से कुछ भी कवर नहीं करता। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है लॉरीज ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। तो इसमें आपने जस्ट ये याद रखना है कि एसिड आर दोज स्पीशीज विच डोनेट द प्रोटॉन। एसिड्स वो स्पीशीज होती हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट करती हैं। जैसे हमारे पास क्या है, HCl, और HCl एक एसिड है, तो ये हमारे पास डोनेट करता है H को। ठीक है, H+ को प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो ये हमारे पास क्या है, एसिड है और हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट। ठीक। उसके बाद है एंड बेसिस आर दोज स्पीशीज विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन और हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। और हमारे पास बेसिस वो स्पीशीज होती हैं जो कि एक्सेप्ट करती हैं प्रोटॉन को, या उनके पास टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। जैसे यहाँ हमारे पास है NaOH। ठीक। तो हमारे पास NaOH, OH नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो NaOH के पास ये एबिलिटी है कि वो उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके क्या बना सके, वाटर बना सके, H2O बना सके। तो एसिड्स वो स्पीशीज होती हैं जो कि प्रोटॉन को डोनेट करती हैं, और बेस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक। Whenever a weak acid or a weak base is dissolved in water, जब भी वाटर के अंदर वीक एसिड या वीक बेस को डिसॉल्व किया जाता है, द कंजुगेट एसिड बेस पेयर इज प्रोड्यूस्ड। तो वो वाटर के साथ क्या बनाते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनाते हैं। अगर आपने वीक एसिड डिसॉल्व किया है वाटर में, तो आपके पास कंजुगेट एसिड बनेगा, और अगर आपने बेस डाली है तो आपके पास कंजुगेट बेस का पेयर प्रोड्यूस होगा। और यहाँ से आपने कुछ भी कवर नहीं करना। यहाँ से ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपने रखने हैं। कंजुगेट बेस जो है वेरी वीक एसिड की इज रिलेटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अगर कंजुगेट बेस है, क्या है, कंजुगेट बेस है किसकी, वीक एसिड की, तो स्ट्रॉन्ग बेस होगी, क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बेस। और कंजुगेट एसिड है किसका, स्ट्रॉन्ग बेस का, तो वो हमारे पास क्या होगा, वीक एसिड होगा। अब क्या है, कंजुगेट बेस किसकी, वीक एसिड की, वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बेस होगी। और अगर कंजुगेट एसिड है किसका, स्ट्रॉन्ग बेस का, तो वो हमारे पास क्या होगा, वीक एसिड होगा। और अगर ये हमारे पास वीक बेस का होता तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता। ठीक। उसके बाद हमारे पास एक कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट थोड़ा बहुत उलझाने वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आपने जस्ट ये चीज याद रखनी है, व्हेन डिसोसिएशन इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम एंड वी एड समथिंग फ्रॉम आउटसाइड इन व्हिच वन आयन मैच विद अदर, द रिएक्शन अकर्स बैकवर्ड डायरेक्शन। इसमें सिंपली ये होता है कि हमारे पास एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है जिसमें डिसोसिएशन वगैरह हो चुकी है। ठीक है, उस सिचुएशन में हम ऊपर से कोई ऐसा कंपाउंड या कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करते हैं जिसमें एक आयन ऐसा हो जो कि मैच करता हो मौजूदा सॉल्यूशन से, तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं द सेपरेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग अ कॉमन आयन फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें आप क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं किससे, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को दबाते हैं, उसे रोकते हैं बाय एडिंग, क्या करके, ऐड करके सम कॉमन आयन फ्रॉम आउटसाइड से कुछ कॉमन आयन को डाल के, तो इसे क्या कहा जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है। ये नीचे एक एग्जांपल है, आप चाहें तो इसे रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे रीड आउट नहीं कर रही क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर आप चाहें तो इसे रीड आउट कर लीजिएगा, अदरवाइज आपने जस्ट कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन याद रखनी है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास जो है NaCl और
HCl की एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। ठीक है, आप इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लें और उसको रीड आउट कर लें और एक दफ़ा खुद से कॉमन आयन की डेफिनेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बफर सॉल्यूशंस। तो बफर सॉल्यूशंस हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं, रेजिस्ट द चेंज इन देयर पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस इज एड टू देम आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशंस। सिंपल सी अपने डेफिनेशन कवर करनी है। डेफिनेशन क्या है बफर सॉल्यूशन की? ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी लिक्विड में कि पीएच को चेंज नहीं होने देते जब उसमें बाहर से कोई एसिड या बेस ऐड किया जाए। लेट्स सपोज लैब में एक केमिस्ट है और उसके पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब वो उसमें एसिड या बेस ऊपर से ऐड कर रहा है स्मॉल से चेंजेस को देखने के लिए, मियर करने के लिए, तो उस वक्त बफर सॉल्यूशन वो इसमें ऐड लाजमी करता है। और बफर सॉल्यूशन क्या करता है, इस सॉल्यूशन की पीएच को चेंज होने से रोकता है, यानी इसे एसिडिक या बेसिक होने से रोकता है और उन स्मॉल चेंजेस को इजीली मियर किया जा सके। और कुछ भी कवर नहीं करना, बफर सॉल्यूशंस की डेफिनेशन कवर करनी है। ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि पीएच को चेंज होने से क्या करते हैं, रोकते हैं, बस इतना। फिर आप चाहे उसमें एसिड डालें या बेस डालें, पर पीएच को चेंज करने से रोकेंगे कौन? बफर सॉल्यूशंस। नीचे है वाई डू वी नीड बफर सॉल्यूशंस। यहाँ पर सिंपल सी एक चीज उन्होंने लिखी हुई है, इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज मेंटेन्ड एट पीएच 7.35। ये वैल्यू आपने याद रखनी है कि ह्यूमन ब्लड की पीएच क्या है, 7.35। ये एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है, अक्सर एमसीक्यूज में आती है। इफ इट गोज टू 7.28 पॉइंट अ पर्सन मे डाई, एक पर्सन जो है वो मर भी सकता है। तो इसीलिए इस पीएच वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं? बफर सॉल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सम टाइम वन वांट्स टू स्टडी अ रिएक्शन, कोई जो है वो रिएक्शन को स्टडी करना चाह रहा है अंडर कंडीशंस दैट वुड सफ़र एनी एसोसिएटेड चेंज इन द पीएच ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, जो कि जुड़ी हुई हैं किससे? चेंज इन पीएच ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तब भी हम क्या यूज़ करते हैं? बफर सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपने यहाँ से कुछ भी कवर नहीं करना। नीचे एक पॉइंट है, बफर इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। बफर हमारे पास कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है एट दिस स्टेज ऑफ आवर डिसोसिएशन, इट इज जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि बफर सॉल्यूशन कॉमन आयन इफेक्ट की ही एप्लीकेशन है। ठीक है, हाउ डू द बफर एक्ट्स। तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं, अगर आप इनको रीड आउट करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज यहाँ से कभी भी एमसीक्यूज नहीं आया और नहीं आते। बफर सॉल्यूशंस में आपने जस्ट बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन करनी होती है, ठीक, और आपने ऐसा खास कुछ भी नहीं करना होता। अगर आप चाहें तो आप इस हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद कुछ रिलेशनशिप्स हैं, यहाँ पर ये कैलकुलेशंस वगैरह फाइंड आउट की गई हैं, तो आप इनको भी स्किप कर दें, यहाँ से कोई भी एमसीक्यूज नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर जो है वो है पीएच फ्रॉम 3 to 7.4 to 5.75, द बफर बियॉन्ड दिस रेंज विल नॉट बी गुड बफर्स। आपने ये वैल्यूज याद रखनी है कि वो बफर सॉल्यूशंस जिनकी पीएच 3.75 से लेकर 5.74 के दरमियान हो, वो हमारे पास गुड बफर्स नहीं होते। बफर कैपेसिटी, तो उसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, मे बी आपको थोड़ी बहुत ब्लर नज़र आ रही हो। तो ये डेफिनेशन बेसिकली क्या कहती है, द बफर कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ बफर टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच। ठीक है, बफर कैपेसिटी क्या होती है? ये किसी भी बफर सॉल्यूशन की कैपेबिलिटी होती है, उसकी सलाहियत होती है टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच, पीएच को चेंज होने से रोकने की सलाहियत होती है कि वो किस हद तक चेंज होने वाली पीएच को रोक सकता है। ठीक, उसके अलावा यहाँ से आपने कुछ भी कवर नहीं करना। उसके बाद हमारे पास जो है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड्स, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की भी आपने जस्ट डेफिनेशन कर लेनी है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है KSP, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbSO4। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटीज ऑफ 2 आयंस एट इक्विलिब्रियम स्टेज। आपने जस्ट ये याद रखना है और आप बाकी चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट ये है कि हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है वो वेरी स्मॉल होता है क्वांटिटी एट रूम टेम्परेचर के ऊपर। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये डिपेंडेंट होता है किस पर? टेम्परेचर पर। ये तो टेम्परेचर का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है।
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आपने जस्ट ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे याद रखना है। So the solubility product is the product of a concentration of ions raised to an exponent equal to the coefficient of the balanced equation। बस इस डेफिनेशन को रट्टा लगा लेना है और यहाँ से आपने कुछ भी कवर नहीं करना। नीचे है एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ KSP फ्रॉम सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी से भी हम KSP को फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ ये याद रखना है, आपने कैलकुलेशंस नहीं करनी, ठीक। solubility of compounds we can calculate KSP of salt। तो आपने जस्ट ये याद रखना है कि आप KSP को डिटरमाइन कर सकते हैं फ्रॉम सॉल्युबिलिटी से भी, और यहाँ से कुछ भी कवर नहीं करना। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी फ्रॉम KSP, तो आप इसको भी स्किप करते हैं, यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं आती। अब यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी। तो इसमें भी आपने जस्ट ये एक डेफिनेशन करनी है, द प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्लाइटली सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड्स। तो हमारे पास जो कॉमन आयन की प्रेजेंस है वो क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है किस चीज़ को, सॉल्युबिलिटी को। किस चीज़ को डिक्रीज करती है, सॉल्युबिलिटी को, और किसकी सॉल्युबिलिटी को, जो कि स्लाइटली सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड हो उसी। तो ये डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर था और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर भी था। तो इसमें मैंने चीज़ों को टू द पॉइंट आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, ताकि आप बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।